Hello, students, and you're welcome on my channel Harkar English. I hope you are doing very well and you are preparation for your semester exam. So now, further study of the essays. This essay is the most important for your exam. So, essay name is Decolonizing the Mind. What is the meaning of decolonizing the mind? अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि decolonizing the mind का मीनिंग क्या है। इसका मतलब है कि हमारा जो मस्तिष्क है यानी कि जो हमारा दिमाग है, माइंड है, उसको decolonizing करना है। डी अब आपको इसे समझने से पहले समझना होगा कि जो हमारा पेपर का नाम है कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, इसका मीनिंग क्या है। कॉलोनियल वो लिटरेचर कहलाया जिसमें कि जो शक्तिशाली देश थे उन्होंने अपने से छोटे देशों को दबाना शुरू किया और उनके अंदर अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा को ज़्यादा प्रायोरिटी दी बनिस्बत उन छोटे देशों के। जैसे कि जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए, ये तो आप जानते हैं कि हमारा देश भी गुलाम रहा है अंग्रेज़ों का। तो ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आए, उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा जो था वो इम्पैक्ट छोड़ा हमारे इंडिया पर और इंग्लिश को सब जगह फैलाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी जो अपनी खुद की एक कल्चर है, अपनी खुद की एक लैंग्वेज है, वो सब पिछड़ जाए, वो सब बैकवर्ड हो जाए और सिर्फ़ उनकी इंग्लिश को ही प्रायोरिटी मिले। तो ऐसा काम उन्होंने सिर्फ इंडिया में नहीं किया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको उन्होंने दबा करके अपनी सभ्यता, अपना कल्चर वहाँ पहुँचाने की कोशिश की और पहुँचा भी दिया। कोशिश ही नहीं की बल्कि पहुँचा दिया। तो कॉलोनियल पीरियड वही कहलाया जिसमें जो शक्तिशाली देश थे उन्होंने छोटे देशों को दबाते हुए उनके अंदर अपनी सत्ता को कायम किया और साथ ही अपने लैंग्वेज के थ्रू उनकी लैंग्वेज को बैकवर्ड कर दिया और अपनी लैंग्वेज की सारे अपने कल्चर को उनके जो उनकी अपनी एक सोसाइटी थी या जो देश था पूरा, उसकी पॉपुलेशन के अंदर स्प्रेड किया, पूरी तरह से फैला दिया। ठीक है? तो ये चीज़ कहलाई कॉलोनियल। अब आती है पोस्ट कॉलोनियल की। तो अब ये तो चल रहा था कॉलोनियल लिटरेचर, यानी कि हमने वो पढ़ा जो कि वहाँ पर एक शक्तिशाली देश ने एक छोटे देश के ऊपर अपनी सत्ता कायम की। उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसको बोलते हैं पोस्ट कॉलोनियल। यानी कि इम्पैक्ट को आप ये समझेंगे कि जब कॉलोनियल लिटरेचर लिखा जा रहा था, यानी कि जब ये लोग अपनी लैंग्वेज को, उनकी सभ्यता, उनकी लैंग्वेज के ऊपर हावी कर रहे थे, उसी समय उसके बाद फिर क्या इम्पैक्ट पड़ा उस देश के ऊपर, इसकी जब डिस्कशन किया जाता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। तो यहाँ पर हम जिन एसेस को पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है। इस तरह के एसेस आपको यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही कोई समझाएगा। ये सिर्फ हमारे चैनल हर घर इंग्लिश पर आपको एकदम फ्री में दिए जा रहे हैं और समझाया भी जा रहा है कि इनका मीनिंग क्या है। तो आज हम जिसका डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करेंगे हम अपने राइटर, कीनिया के राइटर हैं जिनका नाम है नागुगी वॉथियोंग्स, कॉन्सेप्ट ऑफ डीकोलोनाइजिंग द माइंड। ये इनका ऐसे है और ये बहुत ही फेमस ऐसे है। ओके, क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है या फिर व्हाई इज इट कंसिडर्ड ए लैंडमार्क टेक्स्ट इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। इनके इस टेक्स्ट को क्यों कंसिडर किया जाता है लैंडमार्क के तौर पर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। दोनों में से क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, अगर आप इसका आंसर इसी तरह से लिखेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ आंसर, तो आप एक अच्छा स्कोर अचीव करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है और इसका मीनिंग क्या है। कॉलोनियल लिटरेचर किसको कहा जाता है, कॉलोनियल का अपना खुद का मीनिंग क्या है, जिसको हम हिंदी में उपनिवेशवाद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉलोनियल को कहा जाता है। आंसर में हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की। जैसा कि मैंने हमेशा आपसे कहा कि पहले आप इंट्रोडक्शन को मेंशन किया करिए, तभी आपका एक अच्छा आंसर बनता है। Decolonizing the Mind 1986 is one of the most influential works in post-colonial literature by Kenya writer Ngugi wa Thiong'o. In this book, डीकोलोनाइजिंग द माइंड 1986 में एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क रहा, यानी जिसने दुनिया को प्रभावित किया। ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में काउंट किया जाता है। कीनिया के हमारे राइटर हैं जिनका नाम है नागुगी वोथियोंग्स। इन्होंने अपनी बुक में इस लिटरेचर को लिखा है। He argues that colonialism not only occupied land but also controlled the minds of colonized people through language, education, and culture.
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉलोनियलिज्म में सिर्फ सत्ता को ही कायम नहीं किया, सिर्फ ज़मीन को पर ही कब्ज़ा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कंट्रोल किया वहाँ के रहने वाले लोगों के माइंड को और उन्होंने कॉलोनाइज्ड पीपल बनाने की पूरी कोशिश की। किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू एंड कल्चर के थ्रू। भाषा ही सबसे पहले किसी भी चीज़ का आधार होती है। हम जिस भाषा का यूज़ करते हैं, हम उसी भाषा के लोगों का कल्चर भी यूज़ करने लग जाते हैं, वहाँ की एजुकेशन भी फिर अडॉप्ट करने लग जाते हैं। तो यही चीज़ थी। बहुत अच्छा इन्होंने आर्ग्यू किया है इस बात को लेकर के कि कॉलोनियलिज़्म ने सिर्फ़ ज़मीन को नहीं कब्ज़ा किया, बल्कि उन्होंने कंट्रोल किया माइंड को, कॉलोनाइज़्ड पीपल के और साथ ही उनकी लैंग्वेज, एजुकेशन और कल्चर को भी। ये था आपका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज द लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब कॉलोनियलिज्म का सबसे अच्छा टूल अगर हम देखें तो वो लैंग्वेज जो थी ना वो एक टूल की तरह काम कर रही थी। यानी वो क्या करते थे, जिस देश पे भी अपना कब्जा करते सबसे पहले वहाँ की लैंग्वेज को, अब जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को ही उन्होंने इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया। आप ये समझिए ना। तो क्या हुआ कि अपनी लैंग्वेज का वर्चस्व करने के लिए, अपनी लैंग्वेज को प्रायोरिटी देने के लिए सिर्फ उसी लैंग्वेज को बढ़ावा देते थे जो उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज है, यानी कि जो उनकी अंग्रेजी अपनी लैंग्वेज है। तो वो फिर छोटे देश पे अगर उन्होंने कब्जा किया तो अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा दिया। नागोगी believes that language is closely connected to culture and identity. नागोगी का विश्वास है कि लैंग्वेज क्लोजली कनेक्टेड होती है किसी भी देश के कल्चर, उसकी आइडेंटिटी से। तो जाहिर सी बात है, किसी भी देश की कल्चर उसकी आइडेंटिटी से क्या चीज़ सबसे ज़्यादा जुड़ी होती है? लैंग्वेज। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, अफ्रीकन चिल्ड्रन वर फोर्स टू लर्न इंग्लिश एंड डिस्करेज फ्रॉम स्पीकिंग देयर नेटिव लैंग्वेजेस। कॉलोनियल रूल जब आया तो उस दौरान अफ्रीका के बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती की गई कि वो सिर्फ इंग्लिश को सीखें और उन्हें हतोत्साहित किया गया, यानी उन्हें डिस्करेज किया गया कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को तो बिल्कुल भी ना बोलें। बात समझ में आई? यानी उनकी जो अपनी खुद की लैंग्वेज थी, जो उनकी अपनी खुद की नेटिव लैंग्वेजेस थी, मातृभाषा थी, उसको बोलने से उन्हें रोका गया। दिस क्रिएटेड फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी एंड कल्चरल एलिनेशन, जिससे क्या हुआ कि उन बच्चों के अंदर एक इन्फीरियरिटी फीलिंग आ गई अपने कल्चर को लेकर के और अपनी लैंग्वेज को लेकर के। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर आपके ऊपर फोर्स किया जाएगा कि आप सिर्फ इंग्लिश बोलें, इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश ही सब कुछ करें, तो अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर को लेके फिर आपको इन्फीरियरिटी फील होने लगेगी, क्योंकि आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते, आपने इंग्लिश को नहीं सीखा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रहा था, कॉलोनाइज जो लोग थे वो कर रहे थे, और कॉलोनियलिज्म के पीरियड में ये सब हो रहा था छोटे देशों के साथ में। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल से जुड़ें और विदाउट एनी कॉस्ट वो इस चैनल से अपने स्कोर को अच्छा अचीव करें। ओके, मीनिंग ऑफ डीकोलोनाइजिंग द माइंड। डीकोलोनाइजिंग द माइंड का मीनिंग क्या है? मैंने अभी जैसा आपको बताया कि हमें उसी दिमाग को मुक्त करना है कॉलोनिज्म से। तो डीकोलोनाइजिंग द माइंड का मतलब होता है कि मस्तिष्क का मुक्तिकरण। टू डीकोलोनाइज द माइंड मीन्स फ्रीइंग वन सेल्फ फ्रॉम कॉलोनियल आइडियाज एंड रिस्टोरिंग प्राइड इन इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। डीकोलोनाइज द माइंड का मतलब होता है कि अपने आप को आज़ादी देना उस कॉलोनियल आइडियाज से, उस रीस्टोरिंग प्राइड से जो कि हमने महसूस किया जब अंग्रेज़ी सीखने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। तो क्या हुआ कि हमारे दिमाग में तो वही कॉलोनियल आइडियाज ही बैठ गए। रिस्टोरिंग भी हम उसी को लेकर के गर्व करने लगे कि हाँ हाँ हमें ये लैंग्वेज आती है, तो वो अपने को प्राउड फील करने लगे। इन इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, जो उन्होंने उस लैंग्वेज को सीखा था जिसका प्रभाव ज़्यादा था, अपने उस ट्रेडिशंस को एंड कल्चरल वैल्यूज़ को, तो सबको लेकर के क्या हुआ कि प्राउड फील होने लगा। तो हमें अपने दिमाग को उस कॉलोनाइज पीरियड से बाहर निकालना है, उससे मुक्ति देनी है। इसी को कहा गया है डीकोलोनाइजिंग द माइंड। Nagogi insists that African writers should write in their own languages to preserve their identity and resist cultural domination. नागोगी जोर देकर कहते हैं कि जो अफ्रीकन राइटर्स थे उन्हें लिखना चाहिए था उससे अपनी लैंग्वेज में, कि ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को बचा सकते या अपने कल्चर को बचाव कर पाते। और उन्होंने क्या किया, जो उस समय के राइटर थे ना, उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया कि फिर इंग्लिश को ही प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी, क्योंकि जब वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखते थे तो उसे कोई पढ़ता नहीं था, तो मजबूरी आ गई। तो यहाँ पर नागोगी का ने बहुत जोर देकर अफ्रीकन राइटर्स को कहा कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही लिखें,
ठीक है, अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा ना दें, ना ही उसको अडॉप्ट करें। तो अफ्रीकन राइटर्स को चाहिए कि उन्हें लिखना चाहिए अपनी ही लैंग्वेज में, ताकि वो अपनी पहचान को प्रिजर्व कर सकें और अपने कल्चर के डोमिनेशन को रेजिस्ट कर सकें। जो उनकी सभ्यता है, जो उनका कल्चर है, उसके प्रभाव को वो बचा सकें। ठीक है, तो इसलिए अपनी लैंग्वेज का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। नागुगी यहाँ पर अफ्रीकन राइटर्स पर ये जोर दे करके कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज द इम्पोर्टेंस इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। क्यों इसकी महत्वता को माना जाता है, कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की महत्वता क्यों है, या इसकी ज़रूरत हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो द बुक चैलेंजेस द डोमिनेंस ऑफ यूरोपियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। ये बुक एक चैलेंज करते हुए दिखाई देती है यूरोपियन के उस डोमिनेंस को, उस प्रधानता को जो उसने अपनी लैंग्वेज और लिटरेचर को लेकर के की। तो वो तो ये कहते ही थे, आपको याद है जब वो ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए, उन्होंने हमारे इंडिया पर कब्जा किया, तो उन्होंने क्या कहा था, हमारी जो लाइब्रेरीज थी, जो हमारे मतलब अपने खुद के लिटरेचर था, तो उसको उन्होंने कूड़ा बोल दिया था कि ये कुछ नहीं है, तो बेकार है, कूड़ा है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, अपनी बाइबल और प्लस जो अपनी उसके इंग्लिश का लिटरेचर था उसको लाइब्रेरी में देना शुरू किया, प्लस उसी को बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया। तो इस तरह से आप समझिए, द बुक चैलेंजेस द डोमिनेंस ऑफ यूरोपियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। ये बुक चैलेंज करती है यूरोपियन के उस डोमिनेंसी को जिसमें उन्होंने लैंग्वेज और लिटरेचर को बढ़ावा दिया। It inspires writers to celebrate local cultures, question colonial power, and reclaim their own histories. Okay, it inspires writers. इससे क्या हुआ कि राइटर्स इंस्पायर हुए, जब भी उन्होंने इस बुक को पढ़ा तो जाहिर सी बात है वो मोटिवेट हुए, उन्होंने सेलिब्रेट किया अपने लोकल कल्चर को, उन्होंने फिर आगे बढ़ावा दिया अपने लोकल कल्चर को, क्वेश्चन उठाने शुरू किए कॉलोनियल पावर के ऊपर, और रिक्लेम भी करना शुरू किया उन्होंने अपनी हिस्ट्री को लेकर के। यानी जो उनकी हिस्ट्रीज बदली जा रही थी, वो अपनी इंग्लिश में बदल रहे थे, उसको उलट पुलट करके वो पेश कर रहे थे बच्चों के सामने। जो हमारे नई जनरेशन आती है, जब वो स्कूलों में जाती है तो नई नई बुक्स खरीदती हैं, तो उस बुक्स में अगर हिस्ट्री को चेंज किया जा रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके पुराने कल्चर, आपकी पुरानी जो हिस्ट्री है, उसको ख़त्म करके नया कुछ ऐसा है जो आपके दिमाग में डाला जा रहा है। तो हुआ क्या कि उन्हें राइटर्स जो थे वो इंस्पायर हुए इस बुक को पढ़ने के बाद, फिर उन्होंने अपने लोकल कल्चर को सेलिब्रेट करना शुरू किया, क्वेश्चन उठाने शुरू किए कॉलोनियल पावर के ऊपर, और अपनी हिस्ट्रीज को लेकर के भी उन्होंने उनके ऊपर रिक्लेम किया कि भाई आप कैसे चेंज कर सकते हो हमारी हिस्ट्री को। क्योंकि ये सब प्राउड होता है किसी भी देश का, उसका कल्चर, उसकी हिस्ट्री और उसकी अपनी लैंग्वेज। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द रोल ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग कल्चर कॉन्शियसनेस। और ये भी हाईलाइट किया कि एजुकेशन की जो हमें जो एजुकेशन की जो भूमिका है, उसमें कल्चर कॉन्शियसनेस की शेपिंग में एजुकेशन की भूमिका को भी उन्होंने हाईलाइट किया। यानी अब वहाँ के जो अफ्रीकन हमारा लिटरेचर राइटर थे, वो सब इसको बढ़ावा देने लगे कि नहीं, ये तो बात सही है, इस तरह तो भाई हमारी हिस्ट्री बदल जाएगी, हमारा कल्चर बदल जाएगा, और हमारी लैंग्वेज तो पहले ही बदल चुकी है। तो ऐसे तो कभी भी हम मतलब हमारे जो नई जनरेशन वो समझ ही नहीं पाएगी कि हम क्या हैं, क्या थे। तो इस तरह से उन्होंने फिर एजुकेशन की भूमिका को हाईलाइट करते हुए कल्चर कॉन्शियसनेस की शेपिंग को भी बढ़ावा दिया। नेक्स्ट एंड द लास्ट, कंक्लूजन। कंक्लूजन को समझाने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन। Decolonizing the Mind remains a landmark text because it emphasizes that true freedom is not only political but also cultural and linguistic. डीकोलोनाइजिंग द माइंड ने एक लैंडमार्क टेक्स्ट के रूप में इसलिए अपने को स्थापित कर पाया क्योंकि इसने पूरी तरह जोर देकर कहा उस सच्ची स्वतंत्रता के ऊपर जो कि केवल एक पॉलिटिकल नहीं थी बल्कि कल्चर और लिंग्विस्टिक भी थी। यानी जो हमारे नागुगी थे, उन्होंने कहा कि देखो, सिर्फ इस बात से आज़ादी नहीं मिलती कि वो हमारा देश छोड़कर चले गए, हमें अपने कल्चर को बचाना है और अपने लैंग्वेज को भी बचाना है, उनकी लैंग्वेज या उनके कल्चर को नहीं अपनाना। तो ये फ्रीडम सिर्फ हमें पॉलिटिकल नहीं चाहिए बल्कि हमें चाहिए कल्चरल भी और लिंग्विस्टिक भी, ताकि हम अपने लैंग्वेज में अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उन्हें एजुकेशन दे सकें और अपने कल्चर को प्रिजर्व करके अपने बच्चों को समझा सकें। Nagugi's ideas continue to influence post-colonial studies worldwide, encouraging people to value their native languages and identities. नागुगी के ये विचार लगातार इन्फ्लुएंस कर रहे थे पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज को, और पूरे विश्व भर में इसे इनकरेज किया लोगों ने। जाहिर सी बात है भाई, ब्रिटिश और अमेरिका का तो काम ही है कि वो तो छोटे देशों को दबा के रखना चाहते हैं, वो तो चाहते ही नहीं कोई भी आगे बढ़े।
तो जब नागोगी की ये बुक आई तो उनके इस आइडियाज़ को लगातार बहुत ज़्यादा प्रभाव मिला और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के तौर पर ये पूरे संसार में फैला। लोगों ने इसको इनकरेज किया और इसकी वैल्यू को समझा। सबसे बड़ी बात ये कि हर इंसान को अपनी नेटिव लैंग्वेज और अपनी आइडेंटिटीज़ की वैल्यू को समझना चाहिए। इसलिए लोगों ने अपनी नेटिव लैंग्वेज और अपनी आइडेंटिटीज़ को फिर इनकरेज करना शुरू किया कि नहीं, हम अंग्रेज़ों के तौर तरीके नहीं अपनाएँगे, उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को क्यों अपनाएँ जब हमारे देश की अपनी एक अलग लैंग्वेज है, हमारा अपना एक अलग कल्चर है। तो हम अपने जो आने वाली नई जनरेशन है उसको उसी में पढ़ाएँगे भी और उसी में एजुकेशन देंगे अपनी लैंग्वेज में। साथ ही अपने कल्चर के थ्रू ही हम अपने बच्चों का पालन-पोषण करेंगे। ठीक है? ये चीज़ उन्हें एनकरेज कर रही थी। द बुक रिमाइंड्स अस दैट रिक्लेमिंग लैंग्वेज इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड रिक्लेमिंग कल्चर, हिस्ट्री एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये बुक हमें बार-बार याद दिलाती है अपनी लैंग्वेज के बारे में कि हमें अपनी लैंग्वेज को एक बार फिर से रिक्लेम करना है और फर्स्ट स्टेप हमारा उठ जाना चाहिए कि हमें अपने कल्चर को दोबारा से लाना है, अपनी हिस्ट्री को लाना है, क्योंकि अगर हम अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री को बचा ले जाते हैं, तो ये हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है। तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कब बच पाएगी? क्योंकि अगर हमने अंग्रेज़ों का ही सब कुछ कर लिया, मान लीजिए हम मतलब अमेरिका का ही सब कुछ अडॉप्ट करने लगेंगे, तो फिर हमारी अपनी खुद की पहचान तो खत्म हो गई ना। तो यही बात इसमें कहने की कोशिश की गई है। बुक बार-बार हमें याद दिलाती है कि किस तरह से लैंग्वेज को रिक्लेम करें, फर्स्ट स्टेप उठाएँ अपने कल्चर को रिक्लेम करने के लिए और अपनी हिस्ट्री को पाने के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पाने के लिए। तो ये था नागोगी का एसे डीकोलोनाइजिंग द माइंड, यानी दिमाग को हमें मुक्त करना है। किससे करना है? कॉलोनाइज से, जो कि कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेज़ों ने सबके ऊपर हमले कर करके वहाँ पर अपनी सत्ता को कायम किया था और फिर अपनी ही कल्चर, अपनी ही लैंग्वेज को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। तो ये उसके खिलाफ अपने दिमाग को मुक्त करना है। ये था आपका एसे। मैं समझती हूँ आपको बहुत ईज़ी लैंग्वेज में मैंने समझाने की पूरी तरह से कोशिश की है कि आपको कहीं पर कोई भी चीज़ बहुत टफ़ ना लगे। इस तरह के जो एसेज़ होते हैं, बच्चे रट तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि मीनिंग क्या है इसका। तो यही मीनिंग मैंने आज यहाँ पर आपको डिस्कस किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये याद करने में भी ईज़ी होगा। आप बहुत अच्छे से अब इसको लर्न करके अपना नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना कर के याद करिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हों और साथ ही मुझे मोटिवेट करिए। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए कि क्या आपको ये ऐसे समझ आया है? अगर नहीं आया है, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो फिर से बना दूँगी ताकि आपको फिर से समझा सकें। ओके? चलिए, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह के अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते रहें। ओके, बाय-बाय, ऑल द बेस्ट।